वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में आज पहला फैक्ट हमारे सामने है, किन ग्रंथों में भारत के 16 महाजनपदों या षोडश महाजनपद की सूचना मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ये जो 16 महाजनपद थे, इनका जो समय था 600 ईसा पूर्व 600 बीसी के आसपास उत्तर भारत में जो 16 महाजनपद या स्टेट जो डेवलप हो रहे थे, इनके नाम की सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में मिलती है। इन दोनों में नंबर तो बराबर है 16-16, लेकिन नाम में अंतर है और इसीलिए जो मान्य है वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिए गए महाजनपदों के नाम। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। ये जो 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक महाजनपद था मथुरा और एक महाजनपद था शूरसेन, और शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ये महाजनपद इसी प्रकार से थे जैसे वर्तमान में हमारे राज्य या स्टेट होते हैं, उनकी अपनी राजधानी होती है, तो वैसे ही ये इस समय स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। तो शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती भी क्या था? यह भी एक महाजनपद था। तो जो इसकी जो नगर विन्यास यानी कि जो आर्किटेक्चर था, इसकी जो डिजाइन थी वो कैसी थी? अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार इस तरह की इसकी डिजाइन थी। तो ये इसमें जानने वाली बात है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर थी? तो ये वैशाली में थी। 2 गणराज्य थे महाजनपद में। जो 16 महाजनपद में 14 जो थे यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और 2 महाजनपद जो थे यहाँ पर लोकतंत्र या गणतंत्र था। तो उन्हीं 2 में से एक थे मल्ल और दूसरे थे वज्य। ठीक है, वज्य संघ और मल्ल संघ, ये 2 संघ थे जहां पर गणतंत्र था महाजनपद काल में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मतलब 600 बीसी, और ये समय कौन सा था? महाजनपद काल था। तो इस महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से 14 में क्या था? राजतंत्र था, और 2 में जो है क्या था? यहाँ पर लोकतंत्र या गणतंत्र था। और इनमें ये जो वैशाली थी, ये वज्य संघ की राजधानी थी। ठीक है, वैशाली क्या थी? वज्य संघ की राजधानी थी। और इसी वैशाली में दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र मिलता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में राजवंश का नाम था लिच्छवी, यानी कि लिच्छवी राजवंश ने दुनिया में पहली बार वैशाली में गणतंत्र की स्थापना की थी। और इसी वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली। इस आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और क्योंकि ये नगर वधु थी, गणिका के रूप में थी, तो समाज में इसको धर्म में विशेष स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस परंपरा को तोड़ते हुए वैशाली में ही नगर वधु आम्रपाली को बौद्ध धर्म में स्वयं दीक्षित किया था उनको। तो ये भी जानने वाली बात है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद, ये क्या था? ये 16 में से एक महाजनपद था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो तमाम महाजनपद हैं ये वर्तमान में किस किस राज्य में है? तो मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान में था। ठीक है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत जो है अवंती के राजा थे, और अवंती के ये जो राजा थे ये तत्कालीन समय में जो बिंबिसार था उसके दोस्त भी थे। ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां पर स्थित थी? ठीक है, महाभारत के अनुसार
उत्तरी पांचाल। पांचाल क्या था? पांचाल भी एक महाजनपद था। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी आइछन्न में थी और आइछन्न वर्तमान बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आइछन्न क्या था? ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? ये जो गोदावरी के तट पर स्थित जनपद था ये था अशमक, और ये पड़ता है वर्तमान महाराष्ट्र में। ठीक है, और जितने भी ये जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे दक्षिण में स्थापित था ये। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में स्थापित महाजनपद कौन सा है? अशमक महाजनपद। ये भी पूछा जाता है। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में स्थापित था गोदावरी नदी के किनारे पर। अवंती, गंधार, कौशल तथा मगध राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, अवंती, गंधार, कौशल तथा मगध में से इनमें से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो वो था कौशल और मगध। ठीक है, तो मगध में जो गया है वहां पर इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कौशल में इन्होंने अपने दर्शन या बुद्ध के धर्म जो बुद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ये जो 16 महाजनपद थे इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था मगध, यानी कि मगध साम्राज्य इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। और इसी मगध साम्राज्य में फिर बाद में पहले राजवंश ने शासन किया जिसका नाम था हर्यंक वंश, यानी कि मगध का पहला वंश था हर्यक वंश, और इसी में बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यानी कि मगध में पहला साम्राज्य जो है वो कब स्थापित हुआ? तो वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में स्थापित हुआ, और इसका नाम था हर्यक वंश या हर्यंक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश का पहला राजा कौन सा था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार। तो हर्यक वंश के पहले राजा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी राजगृह, और राजगृह का एक और नाम है गिरिव्रज। ठीक है, तो जो हर्यक वंश के शासक थे इनमें जो उदयन था एक राजा, जो अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो उदयन ने अपनी राजधानी को बदल दिया और राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसका मतलब है कि जब तक अजातशत्रु मगध का राजा था तब तक मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने राजधानी को बदल करके क्या कर दिया? यहाँ पर पाटलिपुत्र कर दिया। कौशांबी, पाटलिपुत्र, राजगृह तथा गिरिव्रज में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? ठीक है, तो देखिए राजगृह और गिरिव्रज एक ही हैं। ये देखिए राजगृह और गिरिव्रज एक ही हैं, और फिर राजगृह के बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी, तो कौशांबी जो है ये पाटलिपुत्र की राजधानी कभी भी नहीं था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार के से दरबार में था। बिंबिसार का के दरबार का राजवैद्य था। बिंबिसार कौन था? बताया मैंने, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और बिंबिसार का ही दरबारी वैद्य था ये जीवक। और जब अवंती के राजा जो है चंड प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी, तो क्योंकि वो बिंबिसार का मित्र था तो बिंबिसार ने अपने इस वैद्य को जो है इलाज करने के लिए अवंती भेजा था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? रिपीट हो गया है ये, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ये पूरा पेज ही रिपीट हो गया है। देखिए, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था उसका नाम क्या है? जो जीवक जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बिंबिसार का दरबारी जीव वो था, चिकित्सक था या वैद्य था, तो इसकी जो मां है उनका नाम था सलावती या सालवती, और ये एक गणिका हुआ करती थी।
ठीक है, तो ये प्रश्न भी आगे पूछ लिया जाता है कि जो जीवक है इसकी माँ कौन थी, तो इसकी माँ एक गणिका थी और उनका नाम था सलावती या सालवती। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यंक वंश था। ठीक है, हर्यंक वंश था। और हर्यंक वंश को एक और नाम दिया गया है जिसका पितृहंता वंश, पितृहंता वंश। इसे पितृहंता वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वंश के अधिकांश शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। तो अगला फैक्ट इसी से संबंधित है। मगध के किस आरंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। इसका पिता कौन था, बिंबिसार। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की और फिर बाद में अजातशत्रु को इसके पुत्र उदयन ने मार करके गद्दी पर कब्जा किया। इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया, पितृहंता वंश भी कहा गया। किसने मगध साम्राज्य में वज्रगढ़ संघ को हरा करके आत्मसात किया था, यानी कि मिला लिया था, तो अजातशत्रु था। ये वज्र क्या था, ये जो 16 महाजनपद थे उनमें जो 2 गणतंत्र थे उनमें से एक है वज्जी गणतंत्र, वज्रगढ़ संघ। तो वज्रगढ़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, लिच्छवी इसी में थे और इनको हरा करके मगध साम्राज्य में मिला लिया किसने, अजातशत्रु ने। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, तो उदयन। उदयन कौन है, अजातशत्रु का पुत्र है। यहाँ संस्थापक का मतलब है कि इसने पाटलिपुत्र नगर को व्यवस्थित किया और उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अब ये देखिए खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल कौन था, खारवेल कलिंग का राजा था। कौन सा कलिंग, वही कलिंग जो कि अशोक द्वारा जीता गया था। तो अशोक के साम्राज्य, अशोक के द्वारा कलिंग को हराने और मगध साम्राज्य में मिलाने से पहले भी एक बार कलिंग को नंद राजाओं द्वारा जीत लिया गया था और यह जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो ये जो खारवेल है उस समय कलिंग का राजा था जब एक नंद राजा ने यहाँ पर कलिंग पर आक्रमण किया और इस बात का उल्लेख खारवेल अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में करता है। हाथी गुम्फा क्या है, हाथी गुम्फा वहां पर केव है, चट्टाने हैं और वहीं पर यह अभिलेख लिखा हुआ है। तो खारवेल ने इस अभिलेख में यह बताया है कि एक नंद राजा जो है उसने कलिंग पर आक्रमण किया और वह कलिंग से एक जैन प्रतिमा को उठा ले गया था। क्योंकि खारवेल स्वयं भी जैन धर्म का अनुयायी था, तो खारवेल ने बाद में वापस जाकर के नंद राजाओं से इस जैन प्रतिमा को वापस ला करके कलिंग में स्थापित किया था। तो इसका मतलब ये है कि पहले यानी कि अशोक से पहले भी कलिंग एक बार मगध साम्राज्य के नियंत्रण में आया था, लेकिन जब अशोक राजा बना तो कलिंग के स्थानीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसने एक बड़ा युद्ध किया और उसके द्वारा कलिंग को जीता और इसी कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश पर नहर की खुदाई की गई थी। वह स्थान कहाँ है, तो वह कलिंग में है। यह बात कहाँ से पता चलती है, यह भी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलती है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है कि एक नंद राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया, उसी समय वह वहां से एक जैन प्रतिमा उठा ले गया और साथ ही साथ सिंचाई के उद्देश्य से यहाँ पर एक नहर का निर्माण भी कराया गया। तो इसका सोर्स भी हाथी गुम्फा अभिलेख ही है। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश तथा हर्यक वंश का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो ये
गलत यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको हम बता दें। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश तथा हर्यक वंश का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले मगध में हर्यक वंश आए। हर्यक वंश के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। उसके बाद फिर चौथे स्थान पर मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो क्रम क्या हो जाएगा? हर्यक, शुंग, नंद और मौर्य, ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। तो इस समय मगध में किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। पूछा है उत्तर भारत पर किसका शासन था, और ये उत्तर भारत से मतलब क्या है? उत्तर भारत से मतलब है कि उस समय जो साम्राज्य सबसे मजबूत था, जो पूरे क्षेत्र को केंद्रीकृत करता था, वह था मगध। तो संपूर्ण शक्ति का केंद्र जो है वो मगध होता था, और मगध का राजा उस समय नंद वंश का था, जिसका नाम है घनानंद। ठीक है। यानी कि जब सिकंदर ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध में नंद राजा घनानंद का शासन था। ठीक है। नियार्कस, आने सिक्रिट्स, डायमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डायमेकस है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। बाकी के नियार्कस, आने सिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस जो है ये सिकंदर के समय, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया तो उसी के साथ आए थे। डायमेकस एक राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। क्यों इसे प्रथम भारतीय साम्राज्य कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब यूनानी आक्रमण, सिकंदर और अन्य यूनानी आक्रमणों से परेशान होकर के तक्षशिला के आचार्य, तक्षशिला उस समय बौद्ध शिक्षा का महत्व और ब्राह्मण शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था मौर्य साम्राज्य के पहले और उसके बाद भी तक्षशिला। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य कौटिल्य रहा करते थे, और ये जो कौटिल्य थे इन्होंने इन यूनानी आक्रमणों से परेशान होकर के मगध जाकर के राजा से सहायता की मांग की। राजा घनानंद ने इनको मना कर दिया और इनको अपमानित कर दिया, तो चाणक्य इससे नाराज हुआ और उसने नंद वंश का समूल नाश करने की सौगंध ली। और इसीलिए बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुणों को पहचान करके इसको दीक्षित किया, इसको ट्रेंड किया, और उसके बाद चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने तमाम सीमांत प्रदेशों को जीत करके बाद में मगध पर आक्रमण किया और नंद राजा को हरा करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य को भारतीय साम्राज्य क्यों कहा गया है, जबकि इससे पहले मगध में और भी वंश स्थापित थे? तो ध्यान रखिएगा कि मौर्यों से पहले मगध में जो भी राजा थे उस सबका वंश था, साम्राज्य किसी का नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की सीमाएं हिंद कुश पहाड़ी और बंगाल तक जाती थी, तो बहुत ही विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स जो है, विलियम जोन्स ने यह बताया कि ये जो सैंड्रोकोटस है, सैंड्रोकोटस यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त को कहा गया है, यानी कि जो यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। तो सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है, यह बात सबसे पहले किसने पहचानी? विलियम जोन्स ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। तो पाटलिपुत्र का ये जो महल है चंद्रगुप्त का, बड़ा ही बेहतरीन इसका आर्किटेक्चर है, तो यह लकड़ी का बना हुआ था। जल की आवश्यकता को देखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और यह बात कहां से पता चलती है? यह बात पता चलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को और क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख, क्योंकि यह गिरनार पहाड़ियों पर स्थित है। और कहां पर है? सौराष्ट्र में।
ठीक है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में स्थित है। तो इसी अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का, कृत्रिम झील जिसका नाम था सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और बाद में अशोक के समय में इसी झील का पुनरुद्धार हुआ और फिर गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, तो ये सुदर्शन झील के बारे में सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है? रुद्रदामन या गिरनार, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से या गिरनार अभिलेख से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश पड़ता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक गतिविधियों के बारे में या प्रशासन के बारे में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। इस अर्थशास्त्र में जो राज्य है उसके 7 अंग बताए गए हैं, जिसको हम साप्तांग सिद्धांत कहते हैं। जैसे राजा, अमात्य, जनपद, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, 4 हो गए, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 अंग बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य कहता है कि राज्य का संचालन करने के लिए इन 7 अंगों की आवश्यकता होती है। तो ये दुनिया में प्रशासन या राजनीति पर लिखा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। किस मौर्य शासक, ये जो कौटिल्य थे, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को डायरेक्शन देने के लिए अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। किस मौर्य शासक के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। ठीक है, इसी का बेटा था अशोक। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। और प्रियदर्शी के अलावा देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी। ठीक है, तो इसके देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी की उपाधि को कई इतिहासकार जो है वो ब्राह्मण धर्म से जोड़ करके देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश था शांति एवं अहिंसा। जब कलिंग युद्ध हुआ तो इस कलिंग युद्ध में बहुत सारा खून खराबा देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने दोबारा कभी युद्ध न करने की सौगंध ली। और जो उसका जो पूरी तरह से जो हृदय परिवर्तन हुआ, किस तरह से उसने अपना हथियार छोड़ करके धम्म प्रचार के लिए एक नीति बनाई, एक योजना बनाई, ये सारी बातें जो है इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। तो अशोक अपने धम्म में, अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म से प्रभावित था। और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य दूसरे धर्मों की भी अच्छी बातों को इसमें जोड़ा गया था। तो हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म एक मानव धर्म था, कोड ऑफ कंडक्ट था, एक आचार संहिता थी जिसका पालन करके व्यक्ति क्या पा सकता है। क्यों किया था अशोक ने यह कार्य? शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए कि लोग शांति से रहें और अहिंसा का पालन करें, संपूर्ण प्रजा सुखी और शांति से रहे। इस यही अशोक के धम्म का मूल संदेश था। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने किस मार्ग का अनुगमन किया था? जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने तीर्थ यात्रा यानी कि विहार यात्रा की जगह पर धम्म यात्राएं शुरू की। तो पूछा, यहाँ पर क्रम दिया गया है, इस क्रम में वो आगे बढ़े थे। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, ये अशोक की तीर्थ यात्रा या धम्म यात्रा का क्रम था जो यहाँ पर फॉलो किया गया था अशोक के द्वारा। मौर्य शासकों चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार तथा दशरथ में से
कौन कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये जो 4 नाम हैं, इनमें से कौन कौन जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनमें केवल 2 नाम हैं, अशोक और दशरथ। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। केवल अशोक और दशरथ ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सांची, भरूच, सारनाथ तथा अमरावती आदि में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो सांची स्तूप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नत किस्म का माना जाता है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। तो वो है लौरिया नंदनगढ़ का। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में किस एक अभिलेख में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश दिए गए हैं। अशोक के शासनकाल में जनता के हित और कल्याण के लिए बहुत ध्यान रखा जाता था, कल्याणकारी प्रशासन किया इसने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो जैसे हमारी वर्तमान सरकार संकट के समय के लिए बफर स्टॉक रखती है, जो वर्तमान में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये बफर स्टॉक रखता है, वैसे ही तत्कालीन समय में राजा भी जो इस प्रकार का सुरक्षित भंडार रखता था, ताकि जब संकट आएगा तो जनता के खाने पीने में कोई कमी ना हो। यह बात कहाँ से पता चलती है। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलती है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, लिपि का मतलब होता है यहाँ पर स्क्रिप्ट। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो इसमें शायद कुछ टच हो गया है। तो अशोक के अभिलेख जो है वो सबसे पश्चिम भाग के पूछा, उत्तर पश्चिम भाग में जो अभिलेख है, उत्तर पश्चिम का मतलब है कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत अफगानिस्तान या जो सिंध के आसपास के जो वर्तमान पाकिस्तान के आसपास हैं, यहाँ पर जो लिपि जो यूज की गई है शिलालेखों में वो कौन सी है। तो खरोष्टी लिपि में ये लिखे गए हैं। और सामान्यतया अशोक के जो अन्य जो अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं, ज्यादातर अभिलेख किस में लिखे गए हैं, तो वो कौन सी लिपि में लिखे गए, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत में खासतौर से पेशावर के निकट जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि वर्तमान उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। ठीक है, अशोक का रुमन्यदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमन्यदेही स्तंभ किससे संबंधित है, बुद्ध के जन्म से। ठीक है, लुम्बिनी की जब यात्रा की थी तो इस सब का वर्णन रुमन्यदेही अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से मिलता है। और अशोक ने जब यहाँ की यात्रा की थी तो लुम्बिनी क्योंकि बुद्ध के जन्म से संबंधित है तो वहां पर उसने जो है टैक्स कम कर दिया था। तो ये भी एक प्रमाण है कि अशोक बौद्ध धर्म से कितना प्रभावित था। तो नेपाल की तराई में स्थित है यहाँ पर, तो रुमन्यदेही स्तंभ यहाँ पर अशोक ने स्थापित कराया है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो अशोक है, जैसे अशोक के किस शिलालेख से हमें संगम राज्य के विषय में जानकारी मिलती है, तो यही हम आपको बताने जा रहे थे कि दूसरा और 13वां यानी कि दूसरा और 13वां अभिलेख जो है अशोक का, इसमें अशोक अपने पड़ोसी राज्यों का वर्णन करता है। अशोक इसमें उन राज्यों के बारे में बताता है जो उसके पड़ोस में स्थापित है। तो पड़ोसी राज्यों में सातवाहन नहीं आते थे क्योंकि सातवाहन उस समय मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में थे। बाकी चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र और अन्य पड़ोसी राज्यों का वर्णन जो है वो दूसरे और तीसरे शिलालेख में या अभिलेख में किया गया है। अशोक के किन शिलालेखों में संगम राज्य की जानकारी, संगम में कौन आता था, संगम राज्य में आते थे चोल, चेर और पांड्य। ये तीन वंश जो है संगम वंश के नाम से जाने जाते हैं, चोल, चेर
पांडे। इन्हें संगम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। और संगम साहित्य क्या है? ये दक्षिण भारत में पांड्य शासकों द्वारा बुलाए गए कवियों का सम्मेलन है। तो पांड्य राजाओं ने कवियों का जो सम्मेलन बुलाया, उसी सम्मेलन को संगम कहा गया। और इसी सम्मेलन में आसपास के जो राज्य थे, चोल, चेर और अन्य, वहां के कवि इकट्ठा होते थे और इन कवियों द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसे संगम साहित्य कहा गया है। इसी संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत की इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए इस समय के वहां के जो वंश हैं उन्हें हम संगम वंश कहते हैं, जिनमें 3 आते हैं, चोल, चेर और पांड्य। और संगम दक्षिण भारत में संगम वंश से हमें जो जानकारी मिलती है दक्षिण भारत की, वो 300 BC से लेकर के 300 AD यानी कि लगभग 600 वर्षों तक का जो इतिहास है दक्षिण भारत का, उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत है संगम साहित्य। तो इन्हीं संगम साहित्य में से चोल, चेर आदि के बारे में जो अशोक था उसने अपने 13वें शिलालेख में वर्णन किया है पड़ोसी राज्यों के रूप में। अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह कौन से अभिलेख में था? अशोक के, ये इसमें देखिए दिखा नहीं हुआ है, ये प्रथम शिला अभिलेख में, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख देंगे। प्रथम शिला अभिलेख में यह बताया गया है कि अशोक ने पशु बल पर रोक लगा दी है, क्योंकि अशोक ने हिंसा का विरोध किया था, चाहे वह पशु हिंसा हो या मानव हिंसा हो, सभी प्रकार की हिंसा का विरोध अशोक करता है। इसीलिए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने राजा आदेश दिया कि, और यह आदेश किसमें दिया? प्रथम शिलालेख के माध्यम से दिया कि अब राज्य में पशु बलि नहीं की जाएगी। इसका पूरा स्पष्ट उसने लेख द्वारा आदेश दिया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के लिए समर्पित है? तो वो 12वां शिलालेख है। 12वें शिलालेख के द्वारा अशोक यह बताता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजकीय संबंध थे, यह कहाँ का राजा था? तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो है यह मिस्र का राजा था और इसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम से प्राप्त हुई है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो सड़क निर्माण से संबंधित थे, यानी कि जो अधिकारी सड़क निर्माण की देखरेख करता था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था। कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल का प्रभारी था? तो वो पौतवा अध्यक्ष था। यानी कि मौर्य काल में जो एक समृद्ध नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के जो लक्षण मिलते हैं, इसमें इन्होंने अधिकारियों को और कर्मचारियों को पूरा डिवाइड कर रखा था, वर्ग विभाजन कर रखा था। और मौर्य काल की जो नौकरशाही थी वो पिरामिड के शेप में थी, ठीक है, पिरामिड के शेप में थी। और इसमें उच्चतम पद पर कौन बैठा है और निम्नतम पद पर कौन, उसके कार्य क्या होंगे, ये पूरा हायरार्की या पद सोपान बना दिया गया था। और उनके कार्य के हिसाब से ही उनको वेतन दिए जाते थे और उसी के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र भी विभाजित थे। तो एक समृद्ध और अनुशासित नौकरशाही का पहली बार उदाहरण हमें मौर्य प्रशासन में ही मिलता है। तो इसी के अंतर्गत अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी बना दिए गए थे। सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो माप तौल है, इसके अधिकारी को क्या कहते थे? तो वो पौतवा अध्यक्ष था। यानी कि पौतवा अध्यक्ष क्या करता था? बाट, माप, तौल आदि का जो पैरामीटर्स होते थे, जो जिनसे बाजार में सामान नापा जाता था, तौला जाता था, उनकी जांच करते थे। जैसे आज वर्तमान में PCS रैंक के माप तौल अधिकारी, बाट माप अधिकारी होते हैं ना, वैसे ही ये अधिकारी हुआ करते थे। राज्य के साप्तांग
सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो अभी हमने बात किया था, राज्य का 7वां और अंतिम अंग कौन सा है? मित्र है। मित्र से मतलब क्या है कि राजा के पड़ोस में मैत्रीवत संबंध होने चाहिए। पड़ोसी राज्यों के साथ राजा के संबंध कैसे होने चाहिए? मैत्रीवत होने चाहिए। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? कौन था मैगस्थनीज? मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का में था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह क्या करने आया था? यह एक यूनानी राजदूत के रूप में आया था। यूनानी राजदूत के रूप में आया था। किसने भेजा था इसे? इसे सेल्यूकस ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, सेल्यूकस कौन था? यह एक यूनानी सेनापति था जो कि सिकंदर द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करके यहाँ पर स्थापित हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपने लिए खतरा माना और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया, और उसके बाद दोनों के बीच में संधि हुई, और इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ कर दिया गया, और यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, और साथ ही साथ जो सेल्यूकस था, इसने अपना एक राजदूत जिसका नाम मैगस्थनीज था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसी मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब रहा तो वहां के सिस्टम को समझा, और इन सब बातों को उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। बाद में इंडिका, तो इंडिका क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक का लेख का नाम है। ठीक है, तो इसी इंडिका में मैगस्थनीज बताता है कि भारत का जो समाज है वह 7 भागों में विभाजित है। तो इस तरह से सामाजिक वर्गीकरण किया है, और मैगस्थनीज भारत के तत्कालीन समय में जो सिस्टम था उसके बारे में बहुत विस्तार से बताता है। तो 7 श्रेणियों की बात करता है समाज की। इसने वर्ण व्यवस्था का उस प्रकार से व्याख्या नहीं की जैसे कि समाज में उस समय दिखाई देता था। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला क्या था? जो गांधार है वहां पर गांधार की राजधानी था। ठीक है, गांधार जो 16 महाजनपद है उनमें से एक था, तो उसकी राजधानी तक्षशिला थी, और इसी तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय था वहां के आचार्य थे चाणक्य। ठीक है, तो ये मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो जो राजकीय भूमि होती थी उससे जो आय मिलती थी उसे सीता कहा जाता था, और इस जमीन से प्राप्त होने वाले राजस्व की देखभाल करने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। जैसे कुछ जमीन ऐसी थी जो सीधे राज्य या सरकार के या राजा के नियंत्रण में आती थी, तो उससे जो इनकम होती थी, जो टैक्स वसूला जाता था, उसे सीता कहा जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम कहते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे, और ये कहाँ लगता था? मौर्य काल में लगता था। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो मौर्य काल में प्रणयम एक आपातकालीन कर था। जैसे जब राज्य पर कोई संकट आता तो अतिरिक्त धन की वसूली करने के लिए सरकार या राजा क्या करते थे? वो एक टैक्स लगाया करते थे ताकि अतिरिक्त पैसे की वसूली करके राज्य का काम पूरा किया जा सके, तो उस एक्स्ट्रा टैक्स को प्रणयम कहा जाता था। मौर्य मंत्र परिषद में कौन राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था? तो ये समाहर्ता है, जो कि मौर्य मंत्र परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य या मंत्री हुआ करता था, और यह मौर्य साम्राज्य में राजस्व एकत्रित करता था। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण फैक्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा आप अपने पूरे जो सिलेबस है आपका, क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत दूर नहीं है, सारे प्रीलिम्स जो है अपडेट आती जाएगी बैक टू बैक, और आपके ये जो मई, जून, जुलाई या हो सकता है अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए कुछ प्रीलिम्स तो हैं, तो जितने भी प्रीलिम्स आगे आप देने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत काम आएंगे। एक तरफ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पूरे सिलेबस की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य हैं उनको एक साथ ला करके यहाँ आपके साथ हम डिस्कस भी कर रहे हैं, और ऐसा हर एक विषय में होगा। अभी जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री में ये शुरू किया गया है, जल्दी ही इकोनॉमी और दूसरे सब्जेक्ट में भी किया जाएगा, तो इसको पढ़िए। और केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, ये वनडे टाइप के जितने भी एग्जाम हैं उनके अलावा प्रीलिम्स में और सारे प्रीलिम्स जो भी आप देंगे एमसीक्यू टाइप के, सबके लिए ये उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा।